स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं वो है आपको मेडिकल एथिक्स का, जिसको चिकित्सा नीति शास्त्र भी इंग्लिश हिंदी में कहते हैं। जैव नीति शास्त्र का टॉपिक जो होता है, बायो एथिक्स का जो होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, लगभग यही सब चीज़ें होती है। तो इसमें कई डायमेंशन हम लोग समझेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी है। एक तो इसका मीनिंग, तात्पर्य क्या है, महत्व क्या है और किस तरह के एथिकल इशू इसके सामने हैं, नैतिक सिद्धांत, प्रिंसिपल और हिपोक्रेटिक ऑथ यानी शपथ जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आपको चिकित्सा, आपको नीति शास्त्र के अंतर्गत, मेडिकल एथिक्स के अंतर्गत चिकित्सा से जुड़ी नैतिक समस्याओं का अध्ययन होता है, या वो प्रैक्टिस के क्षेत्र में चिकित्सा का मैटर हो या वो अनुसंधान के क्षेत्र में चिकित्सा का मैटर हो, है ना। यानी इसका मतलब कि प्रैक्टिस के तौर पर हॉस्पिटल, डॉक्टर्स जो आपको मेडिकल के व्यवसाय में जो कुछ भी कर रहे होते हैं, उसमें जो उनके समक्ष नैतिक समस्याएं आ रही होती हैं, उसका अध्ययन आपको चिकित्सा, आपको नीति शास्त्र के अंतर्गत, आपको मेडिकल एथिक्स के अंतर्गत होता है। इसके अलावा जो आपको चिकित्सा से जुड़े जो विभिन्न अनुसंधान जो होते हैं, उनके समक्ष भी आपको कई बार आपको ऐसी स्थिति आती है, नैतिक दुविधा आती है, जहां आपको उसका एक सही समाधान जो आपको नैतिक भी हो वो ढूंढना आवश्यक होता है। तो वहाँ चिकित्सा नीति शास्त्र उन समस्याओं का अध्ययन करता है और उसके नैतिक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है ना। तो चिकित्सा नीति शास्त्र का संबंध जो है आपको प्रैक्टिस के क्षेत्र से भी है, यानी एक डॉक्टर एक व्यवसाय के तौर पर, है ना, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स जो काम करते हैं, रोगियों की जो इलाज जो करते हैं, तो उनके प्रैक्टिस में आपको नैतिक समस्याएं उभरती है, और चिकित्सा के क्षेत्र में जो रिसर्च वाला काम जो होता है ना, उनमें जो नैतिक समस्याएं जो उभरती है, दोनों का ही अध्ययन जो है चिकित्सा आपको नीति शास्त्र के अंतर्गत, मेडिकल एथिक्स के अंतर्गत होता है ना। तो ये आपको मोटी चीज आपने समझ ली कि इसका संबंध दोनों पहलू से है। अब इसका महत्व क्या है? महत्व इसलिए है क्योंकि आज की डेट में मेरे ख्याल से आपको मेडिकल का क्षेत्र जो है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि बीमारियां बढ़ गई है, या वो रोज़मर्रा की बीमारियां हो, या आपको कोरोना जैसे आपको महामारी की स्थिति हो, या एक आपको स्वास्थ्य या एक बेहतर स्वस्थ जीवन से जुड़ी न्यूट्रिएंट्स की समस्या हो, या बीमारी के समाधान की समस्या हो, है ना। एक जनरली मेरे ख्याल से आज की डेट में हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त होता है, और उसको समय समय पर जो है आपको मेडिकल साइंस का सहारा लेना पड़ता है, डॉक्टरों को सहारा लेना पड़ता है, हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर्स का, आपको हॉस्पिटल्स का कुछ नैतिक सिद्धांतों के आधार पर काम करना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस डॉक्टर को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, अगर वो अनैतिक सिद्धांतों के आधार पर काम करे तो वही डॉक्टर जो है आपको शैतान का रूप भी ले लेते हैं, है ना। आपको रोगियों के जीवन के लिए एक गंभीर खतरा बन सकते हैं, समाज के स्वास्थ्य के लिए जो है, समाज के अस्तित्व और वेलबींग्स के लिए जो है एक गंभीर खतरा का एक कारण बन सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई महामारी देश के समक्ष आती है, समाज के समक्ष आती है, तो कई डॉक्टर इसको एक सेवा के अवसर के तौर पर देखकर अपना धर्म समझकर जो है आपको लोगों की सेवा में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। और कई डॉक्टर्स, कई हॉस्पिटल्स जो है उसको कमाई के एक अवसर के तौर पर देखते हैं, और हर वो काम करते हैं, हर वो अनैतिक काम करते हैं जिससे कि उनकी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, भले ही इसकी कीमत जो है आपको रोगियों की जान से आपको चुकानी पड़े, या बीमारियों की गंभीरता के बढ़ने से चुकानी पड़े। तो आज की डेट में जो हमारा जो स्वास्थ्य जो है, हमारी जान जो है आपको डॉक्टरों पर, हॉस्पिटलों पर काफ़ी निर्भर हो गई है ना। ऐसे में डॉक्टरों का या मेडिकल व्यवसाय से जुड़े लोगों का, इससे जुड़े अनुसंधानों का जो है एक आपको मॉरल डायरेक्शंस में काम करना, उनके ऊपर नैतिक बंधन होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आज की डेट में आपको मेडिकल एथिक्स के समक्ष जो है बहुत सारे मुद्दे हम लोग देखते हैं, है ना।
कुछ मुद्दे तो आपको मेरे ख्याल से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अधिकांश बार हम लोग फेस करते हैं, कुछ हम लोग समाचारों के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं। जैसे एक मुद्दा है लिंग परीक्षण का। लिंग परीक्षण का मतलब आपने देखा होगा कई बार कि कई हॉस्पिटल कानून बनने के बाद भी कानूनन हमने लिंग परीक्षण को अवैध करार दे दिया है। क्योंकि लिंग परीक्षण होने से क्या होता है कि जन्म के पूर्व अगर हम लिंग परीक्षण कर लें अगर, तो उससे जो कई लोग ऐसे हैं जो आपको ये पता चलने पर कि उनको लड़की होने वाली है तो गर्भपात करवा देते हैं, एक तरह से उनकी हत्या करवा देते हैं। और इससे क्या है कि आपको पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात निरंतर हमारा जो है आपको घटता जा रहा है। एक तरह से ये एक सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। तो इसी को रोकने के लिए जो है कि आप जो है आप गलत तरीके से जो है आप लड़कियों के जन्म के पूर्व ही उसके जीने के अधिकार को आप न छीन सकें, इसके लिए लिंग परीक्षण पर जो है रोक लगाया गया है। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स आज भी जो है आपको छिपे तौर पर जो है एक मोटी रकम आपको वसूल कर जो है वो लिंग परीक्षण का काम करते हैं। तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है नैतिक रूप से ऐसे डॉक्टरों के लिए, ऐसे हॉस्पिटल्स के लिए जो कुछ कमाई के लिए जो है वो आपको जन्म के पूर्व ही जो है जो महिलाएं जो होती हैं उनके जीने के अधिकार को जो है छीनने का जरिया बनते हैं। दूसरा है यूथेनेसिया। ये भी एक नैतिक मुद्दा हमारे समक्ष है ना। इसका मतलब हुआ सुख मृत्यु कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है और उसको लगता है कि वो बीमारी उसकी ठीक नहीं हो सकती है, उससे कष्ट उसको ज़्यादा अगर हो रहा हो, तो उसको क्या सुख मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए? क्या डॉक्टर को, हॉस्पिटल को आपको मेडिकल सुविधा का इस्तेमाल करके जो है उसको शांतिपूर्ण मरने का उसको अवसर उसको मिलना चाहिए, है ना। आपको कई ऐसे इंजेक्शंस और मेडिसिन्स आती है जिसको देने से आपको व्यक्ति जो है शांति की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी कि मृत्यु के वक्त जो है उसको कष्ट नहीं होता है। तो जो गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है वो या उसके परिवार वाले आपको जिनको पता है कि उनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, उनकी बीमारी के कारण अगर पूरा परिवार त्रस्त है और रोगी भी चाह रहा हो, परिवार भी चाह रहा हो कि उसको सुख मृत्यु का अधिकार मिले, अर्थात उसको अपनी इच्छा से जो है शांतिपूर्ण आपको तरीके से मरने का अधिकार मिले और डॉक्टर और हॉस्पिटल इस काम में उसको मदद करें, तो एक हॉस्पिटल और डॉक्टर को कहाँ तक जो है उसकी इस बात को मानना चाहिए, है ना, कहाँ तक उसको इसमें सहयोग करना चाहिए, कहाँ तक एक नैतिक रूप से सही है। हाँ, एक तरफ नैतिक पक्ष यहाँ उभरता है कि आप उसको कष्ट से मुक्ति दिला रहे हैं, रोगी को भी कष्ट से मुक्ति दिला रहे हैं, है ना, परिवार को भी आर्थिक बोझ से या रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो उनकी रुक गई है उसकी बीमारी के कारण उससे आप मुक्ति दिला रहे हैं। और एक दूसरी तरफ जो है एक स्वाभाविक जीने का जो अधिकार व्यक्ति का होता है, स्वाभाविक रूप से जीने और मरने का अधिकार जो होता है, जो ईश्वर के हाथ में होता है, जीवन देना या जीवन छीनना, है ना, उसमें आप हस्तक्षेप कर कर जो है आप व्यक्ति को जो है एक ज़बरदस्ती मृत्यु की तरफ आप ढकेल रहे हैं। ज़बरदस्ती का मतलब हुआ कि आप जो प्राकृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ईश्वर के काम में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो कहाँ तक ये उचित होगा। ये मुद्दा भी जो है नैतिक रूप से काफ़ी आपको चर्चा का बिंदु रहा है ना। कुछ देश इस संदर्भ में आपको कानून पारित कर कर जो है ऐसा प्रावधान भी कर चुके हैं कि ऐसी बीमारी जो असाध्य है ना, जिसके ठीक होने की बहुत संभावना, ये आपको जिसके ठीक होने की संभावना बिल्कुल आपको नगण्य है, तो ऐसी स्थिति में उसको सुख मृत्यु दिया जा सकता है, यानी इंजेक्शन के माध्यम से या कोई और आपको चिकित्सा सुविधा और तकनीक का इस्तेमाल कर कर जो है आप उसको जो है मृत्यु का उसमें वो दे सकते हैं आप, है ना। लेकिन अधिकांश देश और समाज का एक अधिकांश हिस्सा जो है ना, वो आपको यूथेनेसिया के आपको खिलाफ है। उनका मानना है कि इस तरह की चीज़ें अगर होगी तो कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, कोई भी व्यक्ति जो दुखी है ना, वो आपको किसी भी तरह से डॉक्टर और
आपको प्रबंधन पर दबाव डालकर जो है ना, जीवन की आपको मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए, संकट से छुटकारा पाने के लिए, या आपको किसी मरीज के जो पेरेंट्स जो किसी मरीज के जो घर वाले जो हैं वो उस मरीज से मुक्ति पाने के लिए जो है डॉक्टर्स की सुविधा का इस्तेमाल कर कर, उसको रिश्वत देकर, उसको प्रभाव में लेकर जो है जबरन जो है रोगी को मृत्यु के मुंह में ढकेल सकते हैं, है ना। ये है ना आपको एक अनैतिक परंपरा को जो है ये स्टार्टअप दे सकता है। एक आपको डॉक्टरों में जो है मतलब इसके आधार पर जो है एक गलत अनैतिक प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। एक इशूज हमारे सामने जो आता है वो है सूचना लीक का, है ना। ये इसके बारे में हम लोगों ने प्रोफेशनल एथिक्स में भी चर्चा की थी। डॉक्टर के पास जो है रोगियों की बहुत सारी सूचनाएं होती है, किस रोगी को क्या बीमारी है, किस तरह के सिम्टम्स हैं, बॉडी का क्या ढांचा है उसका, कौन सी बीमारियां आगे उसको आ सकती है ना, किस तरह की दिक्कतें उसको आगे आ सकती है। और कई बार डॉक्टर जो है इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल, सूचना का इस्तेमाल जो है वो रोगियों को वो जो है आपको बीमा कंपनी को देने में, या जो हेल्थ एजेंसियां हैं जो टेस्ट लेने का काम करती है, जैसे है ना बहुत सारे आपने देखा होगा ऑनलाइन आपके पास मैसेज आते रहते हैं कि आप पूरी बॉडी का टेस्ट कराएं इतने रुपये में, है ना। तो इस तरह के जितने भी जो हेल्थ सर्विसेज वाले हैं, बीमा सर्विसेज वाले हैं, है ना, आपको दवा कंपनी वाले हैं, तो ये डॉक्टरों की इंफॉर्मेशन का ये इस्तेमाल करके जो है ये ऐसे ही पेशेंट को टारगेट करते हैं जो किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं या बीमारी की संभावनाएं आगे उनमें दिख रही होती है, तो वो इस सूचना का इस्तेमाल करते हैं। तो कई डॉक्टर्स जो हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है जानबूझकर पैसे लेकर जो है बीमा एजेंट को या बीमा कंपनियों को, है ना, वो लीक करते हैं वो। तो ये चीज़ जो है आपको नैतिक रूप से जो है काफ़ी गलत मानी जाती है ना। इसके बाद है आपको जानवरों पर परीक्षण, है ना। आपको मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, आपको रिसर्च और स्टडी के क्षेत्र में अक्सर हम लोग जो है आपको मनुष्यों के साथ साथ जानवरों पर भी आपको बहुत सारे चिकित्सीय परीक्षण करते हैं। उस परीक्षण में आपको हम मनुष्य और जानवर पर परीक्षण कर रहे होते हैं, उनकी जान को नुकसान हो सकता है या नुकसान होता है। तो कहाँ तक आपको मनुष्य को अधिकार है कि वो अपनी जान की सुरक्षा के लिए किसी जो है मतलब अन्य जो पशु जो हैं, जो गैर मानव जो लाइफ जो है उसका वो इस्तेमाल करे, उसके जीवन को संकट में डाले। तो ये एक नैतिक प्रश्न हमारे सामने उभरता है। कई बार आपको जो है परीक्षण के लिए जो है कई ऐसे ह्यूमंस को भी चुना जाता है ना, जिस पे दवा, मान लीजिए कोरोना का टीका हम डेवलप कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो आपको स्वेच्छा से जो है आपको परीक्षण के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई हम परीक्षण के लिए तैयार हैं, आप मेरे ऊपर परीक्षण कीजिए। तो वैसी स्थिति में कई बार होता है कि जो परीक्षण करता जो होता है, जिसके ऊपर परीक्षण कर रहा होता है, उसको अंधेरे में रखता है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट की जानकारी वो नहीं देता है, कौन कौन से परीक्षण उसके शरीर में किए जा रहे हैं, है ना, उसकी जानकारी वो छिपा लेता है ना, आधी अधूरी जानकारी उसको देता है। जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं वो क्या सिम्टम्स डेवलप उसके अंदर हो रहे हैं, किस तरह की आपको प्रतिक्रियाएं उसकी बॉडी कर रहा है, इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं जो है जो रिसर्च करने वाले लोग जो हैं, जिन पर रिसर्च कर रहे होते हैं, उनसे छिपा लेते हैं। तो ये कहाँ तक नैतिक है ना। जो रिसर्चर जो होते हैं उनका ये मानना है कि ये हम लोग आपको मानव की एक बड़ी आबादी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यानी कुछ लोगों को अगर कुछ नुकसान भी हो रहा है तो ये नुकसान जो हो रहा है ह्यूमन जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को बचाने के लिए हो रहा है, तो इसको अनैतिक नहीं माना जा सकता है ना। लेकिन जिसके ऊपर परीक्षण जो आप कर रहे हैं, कई बार जो उसको अंधेरे में रखकर जो आप परीक्षण कर रहे हैं, ये कहाँ तक नैतिक है। तो ये प्रश्न भी जो है आपको मेडिकल एथिक्स के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन होता है। मानव अंगों की तस्करी, ये आपने अक्सर जो सुना होगा, पेपरों में भी सुना होगा, कई बार फिल्मों में इसकी झलक आप देखते होंगे, सीरियल्स में इसकी झलक आप देखते होंगे। कई केसेस ऐसे हैं, अक्सर आपको सुने जाते रहे हैं, पकड़ाए गए हैं ऐसे बहुत सारे केसेस, जहां हॉस्पिटल डॉक्टर्स की मिली भगत से जो है
है ना, मानव अंगों की तस्करी होती है। अर्थात कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आया, हॉस्पिटल में आया, तो गुपचुप तरीके से उसको अंधेरे में रखकर उसका कोई अंग निकाल लिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है ना। या कोई गरीब व्यक्ति है, उसको ब्लड डोनेट के नाम पर उसको जो है आपको बुलाया जाता है, अच्छी खासी राशि ब्लड डोनेशन के नाम पर ब्लड के रूप में उसको दी जाती है ना। गरीब ये सोच के आता है कि मैं ब्लड आपको डोनेशन के लिए आया हूँ, है ना, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा आपको ब्लड निकाल लिया जाता है, या ऑपरेशन करके जो है शरीर के अंदर जो कोई सूक्ष्म ऑपरेशन करके जो है कोई और अंग निकाल लिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, और फिर उस व्यक्ति को डरा कर धमका कर चुप करा दिया जाता है कुछ पैसे देकर। तो इस तरह जो अंगों का जो तस्करी जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको जो मेडिकल व्यवसाय से जुड़े लोग जो हैं उनके ऊपर एक बड़ा दाग है ना। वो उसकी भगवान की छवि की जगह जो है उसको एक शैतान की छवि देता है। तो ये भी जो है आपको मेडिकल साइंस के समक्ष जो है ये भी एक गहन चिंता का विषय है। इलाज की प्रेरणा लाभ, है ना। एक समय था जब आपको डॉक्टर जब इलाज करते थे पुराने टाइम पे, तो उनका एक ही धर्म होता था कि किस तरह से रोगी को हम क्योर कर दें, किस तरह से रोगी को हम स्वस्थ कर दें, है ना। लेकिन आज की डेट में एक आपको डॉक्टर या हॉस्पिटल के अंदर आपको जब रोगी का इलाज होता है, तो उसके पीछे रोगी को स्वस्थ करने से ज़्यादा प्रेरणा जो होती है वह यह होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बने, बिल बने, है ना, जिससे कि हॉस्पिटल्स को फ़ायदा हो, है ना, आपको डॉक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिल सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो रोगी के रोग को दूर करने की जगह जो है ये लाभ कमाने की प्रेरणा जो आ गई है, इसने इस पूरी आपको चिकित्सा व्यवसाय के मेन मोटिव को ही जो है वो समाप्त कर दिया है। इसके पीछे कुछ तर्क ये दिए जाते हैं कि आज की डेट में आपको जो मेडिकल व्यवसाय जो है वो काफ़ी महंगा हो गया है। डॉक्टर बनने के लिए लंबी चौड़ी कॉलेज की फ़ीस देनी पड़ती है, करोड़ों की फ़ीस देनी पड़ती है। हॉस्पिटल बनाने के लिए, चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है, और वो केवल सेवा भाव से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। जो पुराने टाइम के जो आयुर्वेद के डॉक्टर जो होते थे, है ना, जो आपको घर में रह के ही आपको देसी जड़ी बूटी से जो इलाज करते थे, उनको इस तरह का कॉस्ट वहन नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज के डॉक्टर को ये कॉस्ट वहन करना पड़ता है। तो लेकिन इसका इलाज माने इसका सॉल्यूशंस ये नहीं है कि आप डॉक्टरों को उसका एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप मरीजों को जो है एक ग्राहक की तरह इस्तेमाल करें, और उसकी सुरक्षा को ताक पर रख कर जो है उसके ऊपर आर्थिक बोझ आप डालें, आप आर्थिक संकट आप डालें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो है आप मरीजों को जो है आप मतलब कर्ज के उसमें जो है आप लाद दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारा आपने देखा होगा कि इलाज के दौरान व्यक्ति मर जाता है, और आपको व्यक्ति मरा हुआ है और तब भी डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उसका इलाज चल रहा है, और उसका लंबा चौड़ा बिल जो है आपको सौंप दिया जाता है। यानी डॉक्टर जो मरीज 2 दिन पहले मर चुका है उसका इलाज वो अभी तक कर रहे होते हैं, उसको सॉल्व कर रहे होते हैं कि उसका इलाज चल रहा है, और एक मरे हुए रोगी के नाम पर एक लंबी चौड़ी राशि वो आपको सॉल्व कर देते हैं। ये 5 लाख की 10 लाख की राशि है। तो इससे बड़ा आपको घिनौना कृत्य जो है मेडिकल व्यवसाय में और क्या हो सकता है। जीन थेरेपी भी एक मेडिकल आपको एथिक्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट आपको मैटर है। जीन थेरेपी में क्या होता है कि व्यक्ति के जीन की संरचनाओं में परिवर्तन लाकर, है ना, कट पेस्ट कर कर जो है कोई अस्वस्थ जीन है तो उसको कट हमने कर दिया, उसको हटा दिया, और कहीं से स्वस्थ जीन लाकर जो है उसमें हमने पेस्ट कर दिया, जोड़ दिया, और उसके माध्यम से हम शरीर के हम रोग को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे के नैतिक तर्क ये आते हैं कई बार कि इसका क्या लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या जो आपको मानव जाति जो है इसकी जो इसका जो एक जेनेटिकल जो पूंजी जो है उसमें किस तरह का प्रभाव आगे आने वाली कई जनरेशन के बाद पड़ सकता है, ये चीज़ जो है एथिकल बहस का विषय जो है इस क्षेत्र में बन जाता है। तो ये कुछ नैतिक दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण इशू हैं जिसका अध्ययन जो है मेडिकल एथिक्स के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है कुछ नैतिक सिद्धांत। इसमें 4
मेन सिद्धांत माने जाते हैं आपको मेडिकल एथिक्स में, जिसके ऊपर आपको मेडिकल एथिक्स जो है वो टिका हुआ। ये 4 नैतिक पिलर माने जाते हैं, है ना। एक है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ पेशेंट। यहाँ इसका मतलब हुआ कि रोगी की आपको स्वतंत्रता का सम्मान करना। इसका मतलब कि जैसे कोई डॉक्टर अगर रोगी का इलाज करना चाह रहा हो तो वो उसका ये फर्ज बनता है कि वो रोगी की स्वतंत्रता का सम्मान करे, यानी कि रोगी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो इलाज चुन सके, यानी इलाज करवाना है या नहीं करवाना है, या इलाज के किस विकल्पों को चुनना है, कहाँ से इलाज कराना है, ये स्वतंत्रता रोगी को मिलनी चाहिए। अर्थात इलाज रोगी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए, रोगी की इच्छा के विरुद्ध इसका इलाज नहीं होना चाहिए, जबरन कोई इलाज उसके ऊपर थोपा जाना नहीं चाहिए। तो एक सिद्धांत इसका आपको नैतिक सिद्धांत ये है ना, कि रिस्पेक्ट फॉर आपको ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी किसकी? रोगी की ऑटोनॉमी जिसका आप इलाज कर रहे हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लिया जाए आपको कोई बीमारी है, हॉस्पिटल में आपको भर्ती कर दिया, आप हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर जबरदस्ती आपका इलाज जो है वह हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हैं, आपको भर्ती नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी रजामंदी नहीं होगी कि मैं इलाज कराने के लिए तैयार हूं। दूसरा है बेनिफिसेंस। इसका मतलब कि जब भी आप इलाज कर रहे होंगे, आपको चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी जब आप काम कर रहे होंगे, है ना, तो वहाँ आपका मेन मोटिव जो होना चाहिए रोगी का हित होना चाहिए, यानी कि रोगी के हित के लिए काम करेंगे, रोगी के बेनिफिट के लिए आप काम करेंगे, है ना। इसका मतलब कि आप अगर कोई मेडिसिन दे रहे हैं, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, या कोई ट्रीटमेंट का कोई और तरीका आप अपना रहे हैं, कोई टेस्ट आप करवा रहे हैं, इन सारी प्रक्रियाओं में आपके दिमाग में जो मोटिव जो होना चाहिए, जो नैतिक सिद्धांत जो आपके दिमाग में प्रेरणा के तौर पर काम करना चाहिए, वो है रोगी का भला। अर्थात हर वो काम आप करेंगे जिससे रोगी का भला हो, है ना, रोगी के वेलफेयर के लिए, रोगी के हित के लिए जो जरूरी होगा वो आप करेंगे। बाकी और चीज़ सेकेंडरी होगी, है ना। कोई और इंटरेस्ट अगर वहाँ क्लैश कर रहा होगा तो जो रोगी का जो इंटरेस्ट जो है, रोगी का हित जो है, रोगी का कल्याण जो है, इसको आप प्रायोरिटी देंगे अन्य इंटरेस्ट के ऊपर। यानी एक तरफ रोगी का इंटरेस्ट है और एक तरफ हॉस्पिटल का इंटरेस्ट है, तो आपको रोगी के इंटरेस्ट को जो है, रोगी के हित और कल्याण को जो है, उसकी सुरक्षा को जो है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। इसके बाद है नॉन मेलफिसेंस। इसका मतलब कि इलाज के क्रम में आप जब कोई इलाज का तरीका चुन रहे हो, कोई दवा चुन रहे हो, है ना, कोई इलाज के और कोई साधन आप चुन रहे हो, है ना, मोड ऑफ ट्रीटमेंट आप चुन रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप कोई इस तरह से आप काम करें रोगी के उपचार के दौरान कि जिससे कि रोगी को कम से कम नुकसान हो, कम से कम खतरा हो, है ना। आपके सामने अगर कई विकल्प है, मान लिया जाए कि रोगी का इलाज हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये अल्टरनेटिव भी है, ये अल्टरनेटिव है, तो आप उस अल्टरनेटिव को आप चुनेंगे जिससे रोगी को कम से कम खतरा होता हो, उसकी जान को, उसकी सुरक्षा को, उसके स्वास्थ्य को कम से कम नुकसान होता हो। तो एक प्रिंसिपल ये है। चौथा प्रिंसिपल जो है वो है जस्टिस का, यानी न्याय का। इसका मतलब हुआ कि जो भी हेल्थ इंफ्रा की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा की सुविधाएं जो हैं, उसका वितरण समाज में न्यायपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं हो कि डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स केवल अमीरों तक ही आपको सुलभ हो, हॉस्पिटल तक पहुंच केवल अमीरों की ही सुलभ हो, कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन केवल अमीरों को ही मिले, हॉस्पिटल की सुविधाएं केवल अमीरों को ही मिले, दवा जो है कुछ खास लोगों को ही मिले। इसका मतलब हुआ कि जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, जो भी सुविधाएं हमने जनरेट की है, जो इंफ्रा हमने जनरेट किया है, तो ये सिद्धांत हमें बोलता है कि उसका वितरण होना चाहिए, उसका लाभ सब तक पहुंचना चाहिए। अमीर हो, गरीब हो, जो व्यक्ति जैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हर व्यक्ति तक इस तरह की सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति का भी इलाज होना चाहिए और अमीर व्यक्ति का इलाज तो हो ही जाता है। तो ये है जस्टिस। तो इस 4 सिद्धांतों के ऊपर, है ना,
आपको जो रोगी हैं उनकी आपको स्वतंत्रता का सम्मान कि वो इलाज करवाएं या ना करवाएं, और करवाएं तो किस विकल्प को आप चुनें, इसको आप सम्मान करें। रोगी जब भी आप इलाज कर रहे हो तो आपका प्राइम फोकस, मेन मोटिव रोगी का हित होना चाहिए, है ना। इलाज करते समय आप उस विकल्प को चुनें, उस तरीके से इलाज करें जिससे रोगी को कम से कम खतरा होता हो, वो तरीका आप अपनाएं। और जस्टिस जो है इसका मतलब कि चिकित्सा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा समता मूलक होनी चाहिए। हर व्यक्ति की पहुंच वहां तक स्थापित होनी चाहिए। इसी संदर्भ में आज के हजारों साल पहले यानी ईसा पूर्व की बात जो है, ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं सदी के आसपास जो है, ग्रीक में जो है हिप्पोक्रेटस एक आपको चिकित्सक थे। इसको बहुत ही सम्मान प्राप्त है। आज भी उस समय के दौर में जो उसने कुछ नैतिक वैल्यूज जो विकसित किए थे, आज भी वो डॉक्टरों के लिए आदर्श माने जाते हैं। इनको महान चिकित्सक का दर्जा दिया गया है हिप्पोक्रेटस को। तो हिप्पोक्रेटस जो है आपको जो इलाज जो करते थे, वो इलाज करने के साथ साथ उनके अंडर में जो है कई लोग सीखते भी थे, उनके अधीन रहकर जो है, यानी उनके शिष्य जो होते थे, तो वो अपने शिष्य को जो है ट्रेनिंग देते समय जो है एक शपथ दिलाते थे। उस शपथ में कुछ चीज़ों की शपथ दिलाते थे कि आप माने इन चीज़ों को फॉलो करने का जो है आप शपथ लें, आप ईश्वर की शपथ लें, तभी आप मेरे शिष्य बनने के योग्य होंगे, तभी आप चिकित्सा यानी दूसरों की चिकित्सा करने का काम आप करने के योग्य होंगे। तो हिप्पोक्रेटस जो है वो ग्रीक के एक महान चिकित्सक थे, है ना, आपको जिन्होंने भावी चिकित्सकों के लिए, अपने शिष्यों के लिए जो है एक कोड ऑफ एथिक्स एक तरह से डेवलप किया था, एक नैतिक संहिता, है ना, उसने जो है डेवलप की थी, आपको जिसका पालन करना उनके लिए आवश्यक होता था। एक तो ये है कि वो अपनी योग्यता और शक्ति का पूरा इस्तेमाल करेंगे, अपनी जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में आपको जब वो काम कर रहे होंगे, अर्थात कोई चिकित्सक जब अपना काम कर रहा होगा तो अपनी पूरी योग्यता और शक्ति का उसमें, क्षमता का उसमें वो इस्तेमाल करेगा। गुरु का सम्मान, इसका मतलब ये हुआ कि जो हिप्पोक्रेटस ने जिन शिष्यों को तैयार किया, उनसे ये अपेक्षा की कि वो जो है हिप्पोक्रेटस यानी अपने गुरु का सम्मान करें, या वो जिनको तैयार कर रहे हैं वो अपने गुरु का सम्मान करें। और ये गुरु शिष्य की परंपरा का एक आदर वो मेंटेन रखें, और वो उतनी ही निष्ठा भाव से जो है अन्यों को भी वो प्रशिक्षण दें, वो ट्रेनिंग दें। और उन शिष्यों का भी कर्तव्य होगा कि वो गुरु के प्रति तो सम्मान रखें ही, और जो नेक्स्ट जनरेशन के जो शिष्य जो हैं वो उसको उतनी ही ईमानदारी से वो शिक्षा भी दें। स्वयं अनुशासन, इसका मतलब हुआ कि रोगी की सेवा करने के दौरान आपको अगर लगता है कि आप पे किसी खान पान से रोगी को दिक्कत हो रही है, या इलाज करने में जो मेन हमारा जो मोटिव जो है वो प्रभावित हो सकता है, तो आपको अपने खान पान में भी बदलाव लाना होगा, है ना। मान लिया जाए कि एक डॉक्टर सिगरेट पीता हो, सिगार पीता हो, गुटखा खाता हो, शराब पीता हो, और इस चीज को लेने से उसके इलाज की इफिशिएंसी पर फर्क पड़ सकता है। शराब पीने से उसके इलाज की इफिशिएंसी पर, निर्णय लेने की क्षमता पर फर्क पड़ सकता है, तो उसे शराब छोड़ना होगा, है ना। मान लिया जाए कि वो शक्कर खाता हो और वो आपको दूसरे रोगी का आपको शक्कर छोड़ने का इलाज, माने ऐसी चीज का इलाज कर रहा हो जहां उसका शक्कर छोड़ना जरूरी है, और डॉक्टर को अगर लगता है कि मेरे शक्कर खाने से उसके शक्कर खाने की प्रवृत्ति को और बल मिल रहा है, तो डॉक्टर को चाहिए वो खुद भी इलाज करते समय तब तक शक्कर को छोड़ दे। यहाँ त्याग की भावना पर फोकस किया गया है कि इलाज करते समय आपको अगर खुद की दिनचर्या में, खुद के खान पान में, खुद के और पक्ष में अगर सुधार लाना पड़े, उसको अनुशासित करना पड़े, तो ये डॉक्टर का कर्तव्य बनता है। नुकसान से सुरक्षा, नुकसान से रक्षा का मतलब कि चिकित्सा करते समय वो ये ध्यान में रखे कि चिकित्सा से जो है रोगी को कोई नुकसान ना हो, है ना, इस तरह से वो चिकित्सा करे। विषैली दवा नहीं दूंगा, डॉक्टर के पास बहुत सारे ऐसे
आपको दवाएं होती है ना, जो बहुत विषैली होती है, जिसका गलत उपयोग भी हो सकता है ना। कोई शत्रु किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो डॉक्टरों को ऊंची से ऊंची कीमत देकर आपको वो विषैली दवा ले सकता है। तो यहाँ उसको शपथ दिलाई जाती थी कि वो विषैली दवा का जो है केवल चिकित्सीय उपयोग करेगा, किसी अन्य पर्पस के लिए इसका वो गलत इस्तेमाल आपको नहीं करेगा और न ही किसी को करने देगा। गर्भपात नहीं, है ना। देखिए, गर्भपात के संदर्भ में उसमें भी कहा गया था कि भाई जो आपको गलत तरीके से जो गर्भपात की जो प्रक्रिया है, इसमें आपको चिकित्सक जो है कभी सहायक नहीं बनेगा। शुद्धता पवित्रता से हुनर का जो है वो यूज़ करेगा। इसका मतलब कि डॉक्टर के तौर पर जो भी उसके अंदर स्किल है, अनुभव है, जो उसकी क्षमता है, तो पवित्र भावना के साथ, अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सोच के साथ इस हुनर का वो इस्तेमाल करेगा। रोगों की रोकथाम पर बल देगा। देखिए, एक तो होता है कि रोग होने के बाद इलाज करना, और एक होता है कि इस तरह से काम करना एक चिकित्सक के तौर पर कि हमारे समाज में या जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनके अंदर रोग आए नहीं, और आए तो उसके ऊपर हावी ना हो पाए। तो चिकित्सक से ये उसने अपेक्षा की कि वो जब इलाज कर रहे हों या जो भी उसके अधीन स्वास्थ्य लाभ ले रहे हों, तो वो कोशिश करें कि रोग जो है वो आए ही नहीं, और आए तो उनके ऊपर हावी ना हो पाए। यौन संबंध नहीं, इसका मतलब हुआ कि यौन संबंध नहीं का मतलब हुआ कि कई बार जो आपको डॉक्टर्स जो हैं आपको कई बार महिलाओं के संपर्क में भी आते हैं, और आप महिला रोगी का इलाज करते समय कई बार डॉक्टर के समक्ष ऐसे अवसर आते हैं कि जहां वो आप महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जो हिपोक्रेटस जो है अपने शिष्यों को शपथ दिलाते थे कि वो कभी भी जो है इस तरह का दुरुपयोग नहीं करेंगे, है ना, यौन दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, यौन संबंध नहीं बनाएंगे, इस तरह का गलत काम वो नहीं करेंगे। तो मोटे तौर पर हमने देखा कि हिपोक्रेटस जो थे अपने जो शिष्यों को शपथ दिलाते थे, माने वो उन्हीं शिष्यों को अपना ज्ञान देते थे, जो भी एक चिकित्सक के तौर पर जो उनका ज्ञान था, अनुभव था, स्किल था, है ना, उसकी शिक्षा वो उन्हीं शिष्यों को देते थे जो इन शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, इसकी शपथ लेते थे। और इसके मूल में यही सब चीज़ें थी कि एक तो ज्ञान जो हमारा होगा, स्किल जो होगा, है ना, वो सेवा भाव के लिए होगा। इसका मतलब कि पूरी क्षमता के साथ इस ज्ञान और नॉलेज का उपयोग हम शुद्ध मन से करेंगे, पवित्र मन से करेंगे, है ना, इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे, है ना, और एक अनुशासित तरीके से जो है हम इस स्किल का उपयोग जो है हम समाज की बेहतरी के लिए हम करेंगे। तो हिपोक्रेटिक संहिता जो है वो आज भी आपको प्रासंगिक मानी जाती है। आज भी डॉक्टर्स जो है इसको एक आदर्श संहिता के तौर पर आज भी देखते हैं। आज की डेट में बहुत सारे आपको मॉरल कोड जो है आपको डॉक्टर्स के द्वारा अलग अलग देशों में आपको अलग अलग आपको संगठनों के द्वारा आपको जो मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, है ना, वो विकसित किए गए हैं। लेकिन उनके मूल में, उनकी प्रेरणाओं में जो है आज भी कहीं न कहीं ये हिपोक्रेटिक संहिता ही आपको देखी जाती है। तो ये मेडिकल एथिक्स था जो टॉपिक आज हम लोगों ने समझा। इसमें बहुत ज़्यादा और अंदर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और अंदर जाने की ज़रूरत उन्हीं को है जो मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हैं या जो आपको मेडिकल का कोर्स जो कर रहे हैं, डॉक्टर जो हैं, उनके लिए ज़रूरी है। सिविल सेवा के लिए इस टॉपिक में इतना ही समझना आपके लिए आपको ज़रूरी था। इसमें मुख्य रूप से समझिए कि ये क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस तरह के इश्यूज हैं, ये 4 सिद्धांत, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और कभी हिपोक्रेटिक संहिता जो है आपको टिप्पणी के तौर पर आ सकता है, सिंपल दे दिएगा आपको हिपोक्रेटिक संहिता टिप्पणी लिखे, तो आपको ये एलोबरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, इसको एलोबरेट कर दीजिएगा आप, है ना। 125 वर्ड में या 50 वर्ड में जो भी पूछे वो आप लिख सकते हैं आराम से। तो आज का टॉपिक इतना ही, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।